है हुंड्स रूल के मुताबिक ये रूल्स कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। जैसा कि मैं अगर आपको पी सब शेल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, ये इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, पी सब शेल के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी वाले, जिस तरह ये तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो हुंड रूल्स कहता है कि अगर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे? एक ऑर्बिटल्स के अंदर अपोजिट स्पिन की बजाय वो मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन से फिल होंगे। कैसे? फ़र्ज़ करो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास जो है वो आपने इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल करने हैं, ये तीन है, पी एक्स, पी वाई और पी जी हैं। ठीक है, आपने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन तीन इलेक्ट्रॉन्स को आपने इनके अंदर फिल करना है। तो आप क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे कि पहले ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर डाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर डाल दें, ऐसा नहीं करेंगे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे तीनों की एनर्जी सेम है तो पहले क्या करेंगे? सब के अंदर हम अनपेयर्ड फॉर्म में उनको जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों की एनर्जी तो सेम है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये तीनों क्या हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तीनों की एनर्जी सेम है और यहाँ पे हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो तीनों के अंदर क्या होगा? अनपेयर्ड फॉर्म में जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना। जिस तरह मैं एक और भी यहाँ पे दिखाऊं कि ये पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। ठीक है, और आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स है। आपने ऐसा कभी भी नहीं करना कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन डाल दें और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है, क्या करना है कि पहले क्या करेंगे? आप एक एक इलेक्ट्रॉन सब के अंदर डालेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों की स्पिन जो है वो सेम है। ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज में है, ये भी क्लॉकवाइज में है, ये भी क्लॉकवाइज में है। तो सेम स्पिन के साथ आप डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर आप सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल तो कर सकते हैं, लेकिन सेम ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंट स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते। इस रूल्स को हम क्या नाम देते हैं? हुंड रूल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल जो है उससे समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें 1s2 2s2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? 2p आता है। अब 2p के मैं यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं तीनों वो लिखूंगा, 2px 2py एंड 2pz। ठीक है, अब ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे फिल कर लिया। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे फिल कर लिया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम 2px के अंदर डाल दें। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अनपेयर्ड फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन 2px के अंदर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 2py के अंदर जाएगा। यानी अनपेयर्ड फॉर्म में आप इनको अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर सेम स्पिन के साथ जो है वो इसके अंदर जो है वो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल्स के अंदर इनको फिल नहीं करना। ठीक है, तो इस रूल्स को हम क्या नाम देते हैं? हुंड्स रूल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है कि क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे होगी, ये हमने करनी है यहाँ पे। अब आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो 1s आता है। ठीक है, फिर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद जो है वो 2s आता है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। वो मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ है स्कूल वाला,
तो उसकी मदद से आप जो है वो कर सकते हैं। 1s है, 2s है, फिर इसके बाद जो है वो 2p है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इसके बाद 3s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1s 2s 2p 3s। 3s के बाद क्या आता है, 3p के बाद क्या आता है, 3p आता है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर क्या आता है इसके बाद 4s आता है। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 6 12 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब इसके बाद आता है कौन सा, डी सबशेल आता है। अब डी सबशेल के मैं यहाँ पे डी जनरेट ऑर्बिटल जो है वो बना देता हूँ। 3d xy 3d yz 3d xz 3d x square minus y square एंड 3d z square। अब ये 5 इसके डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हुए हैं, 4 बचे हुए हैं, ठीक है। 5 जो है इसके डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने बचे हुए हैं, 4 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर दूँ, 1 2 3, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक यानी 3d z² वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, बिल्कुल ही एम्प्टी है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और हाफ फील्ड सबशेल भी हम इसको कह सकते हैं, हाफ फील्ड सबशेल एंड फुल फील्ड सबशेल। ये दोनों जो है ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो हाफ फील्ड सबशेल्स और फुल फील्ड सबशेल जो होंगे वो दूसरों की निस्बत क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम की मैंने की है, ठीक है, जिस तरह हम पहले पैटर्न बनाते हैं उस पैटर्न के मुताबिक तो ये होना चाहिए कि ये जो 3d के ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर इसके अंदर हम 4 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक जो है इसका क्या है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, और अभी मैंने कहा है कि हाफ फील्ड सबशेल जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए ये जो s से एक इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चला जाता है, d में चला जाता है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब बनेगी वो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और आगे जो 3d के सब शेल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी बनिस्बत इसके। जब क्रोमियम की आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाए तो आपने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यानी इसमें क्या होना चाहिए कि 4s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने डालना है और 3d के अंदर आपने 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन हमने उसके अंदर क्यों डाले हैं, क्योंकि जब 5 इलेक्ट्रॉन्स d के अंदर चले जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, हाफ फील्ड बन जाता है। यहाँ पे देखें ना, जिस तरह 3dz जो है वो 5वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, हाफ फील्ड बन जाते हैं। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर हाफ फील्ड जो सबशेल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत दूसरों के, ठीक है। तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से एक्साइट होके d के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये वाला सबशेल जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और भी है कॉपर जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरीके से की जाती है। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप करें और फिर देखें कि वहाँ पे ये वाला रूल जो है वो किस तरह अप्लाई होता है। तो उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। मज़ीद भी अगर कहीं पे कोई मुश्किल है, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।